हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द रिवोकेशन ऑफ पेटेंट एंड द सरेंडर ऑफ पेटेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो बात करते हैं, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ पेटेंट। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बात करी थी कि जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं तो इन्वेंशन को सिर्फ हम ही यूज़ कर सकें, इसलिए हमें गवर्नमेंट पेटेंट ग्रांट करती है 20 ईयर्स के लिए। बट हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उस पेटेंट को कैंसिल भी कर सकती है गवर्नमेंट। कौन से ग्राउंड में कैंसिल करती है, चलिए पढ़ते हैं। अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है, वो किसी भी पेटेंट को रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, और उसको लगता है कि ये सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। हाउएवर द एक्सप्रेशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स एनी एक्शन नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि कोई भी एक्शन ज़रूरी होता है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, तो वो लेके एक्शन लेके उसको रिवोक कर सकती है पेटेंट को, जो कि रिलेटेड होना चाहिए फिजनेबल मटेरियल विच इज़ डिसाइड। मतलब कि जो कि एटॉमिक एनर्जी जैसे मटेरियल को किसी ने पेटेंट ग्रांट कर दिया, उसको रिवोक कर सकती है। आर्म्स को, एमुनेशन को, उस पेटेंट को रिवोक कर सकती है। एट द टाइम ऑफ वॉर, एमरजेंसी, जैसे कि इस टाइम पे इमरजेंसी के हालात बन रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में, इस टाइम पे वो पेटेंट को रिवोक कर सकती है अगर उसको लगता है कि ये सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है। सेक्शन 64 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट बताता है कौन कौन से ग्राउंड पे हमारा जो पेटेंट है वो रिवोक हो सकता है। तो सेक्शन 64 कहता है द पेटेंट में बी रिवोक्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन ए पिटीशन ऑफ एन इंटरेस्टेड पर्सन और ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑन काउंटर क्लेम इन ए सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट ऑन द ग्राउंड्स। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्टेड पर्सन कौन से होते हैं। तो ये कहता है कि पेटेंट रिवोक करती है हाई कोर्ट, किसकी पिटीशन के ऊपर? इंटरेस्टेड पर्सन वो पर्सन होते हैं, जैसे कि कोई इन्वेंशन करी हो, उसके रिलेटेड कोई पर्सन हुए ना, उस पर्सन में इंक्लूड होंगे या उसमें उन इन्वेंशन में उनका कोई इंटरेस्ट होगा, वो हो गया इंटरेस्टेड पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता ही कौन से होते हैं। और काउंटर क्लेम, अगर कोई भी पहले की पेटेंट ग्रांट कर दिया गया है तो कोई भी पर्सन क्लेम करेगा सूट के थ्रू कि ये मेरा पेटेंट है, मैंने इसको पहले किया था, तो उसके थ्रू वो पेटेंट को रिवोक करवा सकता है। तो कौन कौन से ग्राउंड में रिवोक करवाता है वो पढ़ते हैं। ए बात करता है सेक्शन 64 की ए पार्ट की बात करता है, तो वो बात करता है कि दैट द इन्वेंशन क्लेम्ड इन एनी क्लेम ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाज ऑलरेडी क्लेम्ड इन ए वैलिड क्लेम ऑफ अर्लियर प्रायोरिटी डेट कंटेन्ड इन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ अनदर पेटेंट ग्रांटेड। तो कहते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पेटेंट को जब ग्रांट करने से पहले वो चेक करते हैं, कंट्रोलर चेक करता है कि पूरी स्पेसिफिकेशन जिस बंदा जो पेटेंटी है उसने पूरी, जो मतलब कि इसको पेटेंट ग्रांट करना है, उसने पूरी स्पेसिफिकेशन बताई है पेटेंट की नहीं बताई है। अगर वो बताते, जो स्पेसिफिकेशन बताए, तो उस स्पेसिफिकेशन से पता लगे कि ये ऑलरेडी पेटेंट इंडिया में ग्रांट हो चुका है, पहले का ग्रांट हो चुका है, तो वो पेटेंट को कैंसिल कर देंगे, उस टाइम पे उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। बी पार्ट बात करता है कि द पेटेंट वॉज ग्रांटेड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट। सेकेंड ग्राउंड है रिवोकेशन का, कि जब किसी को पेटेंट ग्रांट किया जाता है, उस पर्सन को ग्रांट कर दिया पेटेंट जो कि उसका इंटाइटल ही नहीं, मतलब कि वो उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता था, उसको ग्रांट कर दिया, तो वो भी पेटेंट रिवोक हो जाएगा। दैट द पेटेंट वॉज ऑब्टेन्ड, थर्ड पार्ट है, दैट द पेटेंट वॉज ऑब्टेन्ड रॉन्गफुली इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ, मतलब कि रॉन्गफुली फ्रॉड से पेटेंट ऑब्टेन कर लिया तो भी वो रिवोक हो जाएगा। दैट द क्लेम ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट एन इन्वेंशन विद इन द, मतलब कि जो उसने स्पेसिफिकेशन बताई हैं, मतलब वो एक इन्वेंशन ही नहीं है। कहने का मतलब, जैसे हमने कहा था ना कि कौन सी इन्वेंशन को पेटेंट मिल सकता है, जैसे कि इन्वेंशन न्यू होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए, नॉन ऑबियस होनी चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग वो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पेटेंट ही नहीं है, मतलब कि वो इन्वेंशन ही नहीं है, तो उसको पेटेंट मिलेगा ही नहीं। तो अगला बात करता है दैट द इन्वेंशन वाज क्लेम्ड इज़ नॉट न्यू हैविंग रिकॉर्ड टू बट वाज पब्लिकली नोन। जैसे कि हमने बात करी थी कि यूएसए में, पिछली वीडियो में बात करी थी कि ये क्या होता है कि यूएसए में कोई टर्मरिक प्रोडक्ट्स को पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। यूएसए गवर्नमेंट टर्मरिक प्रोडक्ट्स को पेटेंट ग्रांट कर देती है एक यूएसए की कंपनी को, मतलब कि वही कंपनी यूज़ कर सकती है टर्मरिक प्रोडक्ट्स को। पर इंडिया ने फिर क्लेम किया कि जो टर्मरिक प्रोडक्ट्स हैं पहले तो इंडिया में इसको मतलब कि हम जानते हैं, तो उसको आप उधर जाके पेटेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इंडिया में पहले भी यूज़ होता था, इसलिए उनकी पेटेंट को, मतलब कि उनके पेटेंट को कैंसिल कर दिया था। उसी तरह का ये कहता है कि अगर वो पहले से नोन हो तो उसको फिर पेटेंट नहीं करवा सकते किसी और कंट्री में, मतलब कि इंडिया में नोन हो तो आप अमेरिका में पेटेंट नहीं करवा सकते हैं, कहीं भी नोन हो। तो अगला बात करता है दैट द इन्वेंशन इज ऑब्वियस और डज नॉट हैव इन्वॉल्व एनी इन्वेंटिव स्टेप, मतलब कि इन्वेंशन जो हो ऑब्वियस हो।
ऑब्वियस हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके पहले बताया था कि अगर कोई कारपेंटर इन्वेंशन करता है तो उसके लिए ऑब्वियस है कि वो इन्वेंशन कर सकता है, तो उसके लिए वो पेटेंट नहीं ग्रांट करेंगे क्योंकि उसके लिए ऑब्वियस है। तो इन्वेंशन को नॉन ऑब्वियस होना बड़ा ज़रूरी है उसको पेटेंट ग्रांट करने के लिए। तो नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए जैसे कि मैं लेमैन पर्सन हूँ, तो मैं कोई कारपेंटरी इन्वेंशन करता हूँ तो उसके लिए मुझे पेटेंट मिल सकता है क्योंकि वो नॉन ऑब्वियस हो गया, क्योंकि मेरे से उम्मीद नहीं थी कि मैं कारपेंटरी इन्वेंशन कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इन्वेंशन मिल सकता है। पर ऐसे ही अगर इन्वेंशन हुई, अगर वो ऑब्वियस हुई, तो वो मुझे उसका इन्वेंशन मतलब कि उसका पेटेंट ही नहीं मिलेगा। अगर पेटेंट मिल गया तो रिवोक हो जाएगा। तो अगली बात करते हैं कि दैट द पेटेंट इज़ नॉट यूजफुल। जैसे ही बात करी कि अगर कोई इन्वेंशन करी गई है तो इन्वेंशन ही यूज़फुल नहीं है। तो हमने इसका पढ़े थे ना कि इन्वेंशन मस्ट बी यूज़फुल, अगर उसको पेटेंट मिलेगा तो वो यूज़फुल होना ज़रूरी है। तो अगर इन्वेंशन को पेटेंट मिल गया पर वो यूज़फुल नहीं है तो उसका पेटेंट है जो वो रिवोक हो जाएगा। अगली बात करते हैं दैट द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट सफिशिएंट एंड फेयरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन एंड मेथड। मतलब कि जो स्पेसिफिकेशन उसने बताई है, जैसे कि हमें पेटेंट ग्रांट करने से पहले हमें इन्वेंशन की स्पेसिफिकेशन पूरी बतानी पड़ती हैं। अगर उसने अच्छे से स्पेसिफिकेशन नहीं बताई है, अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा है उसकी इन्वेंशन को, तो उसको पेटेंट को उसको रिवोक कर दिया जाएगा। और दैट द पेटेंट वॉज ऑब्टेन्ड ऑन ए फॉल्स सजेशन, मतलब कि अगर किसी को मिस रिप्रेजेंटेशन से गलत रिप्रेजेंट करके पेटेंट मतलब कि लिया गया तो भी वो रिवोक हो जाएगा। दैट द सब्जेक्ट ऑफ क्लेम इज़ नॉट पेटेंटेबल अंडर द एक्ट। मतलब कि अगर कोई उसका पेटेंट ले रहा है, मतलब कि जैसे एटॉमिक एनर्जी का पेटेंट ग्रांट कर रहा है, तो वो तो अलाउड ही नहीं है ना हमारे इंडिया में, इसलिए उसका पेटेंट नहीं मिल सकता। दैट द इन्वेंशन क्लेम वाज सीक्रेटली यूज इंडिया, मतलब कि इसलिए वो इन्वेंशन के लिए क्लेम कर रहा है, वो पहले की यूज़ हो रही है इंडिया में। दैट द एप्लीकेंट हैज़ कॉन्ट्रावेन एनी इंट्रैक्शन फॉर, हाँ जैसे कि उसको बोला है कि इन्वेंशन जो तूने करी है तो उसको सीक्रेट रखेगा, तो डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो उसके लिए पेटेंट दिया गया है। पर उसने पेटेंट लेने के बाद उसको रिवील कर दिया, वायलेट कर दिए नॉर्म्स, तो इसलिए उसकी जो पेटेंट है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। तो ऐसे बड़े ज़्यादा इसके 17-16 पॉइंट्स हैं, कोई भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, जो आपको लर्न होते हैं वो इंपॉर्टेंट करके मतलब कि वो लिख लेना आप। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात है कि अगर मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम आना है तो उसमें आपको ये सारे पढ़ना ज़रूरी है कि किस कौन कौन से बेसिस पे आपकी कौन कौन से ग्राउंड में आपकी जो इन्वेंशन है, जो आपको पेटेंट मिला है उस इन्वेंशन पे, वो आपकी पेटेंट रिवोक हो सकता है। एक और बात कर लेते हैं दैट द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट डिस्क्लोज, मतलब अगर जो स्पेसिफिकेशन बताता है कोई बंदा कि मैंने ये इन्वेंशन करी, इसको पेटेंट ग्रांट करो, तो वो इतनी मतलब कि फुली नहीं कर सकता, फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर रॉन्गफुली मतलब कि झूठ बता देता है कि ये मैंने मटेरियल इधर से यूज़ किया, पर वो ऑलरेडी पहले से, जैसे कि मैं इन्वेंशन करता हूँ तो मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन बताना ज़रूरी है कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। अगर मैं झूठ बोल देता हूँ कि मैंने इंडिया से ही ये यूज़ किया है वगैरह, इंडिया से ही लाया है, या इधर एक पर्टिकुलर जगह से यूज़ करके इधर से प्रोडक्ट यूज़ करके बनाया है, तो मैंने इन्वेंशन को मतलब कि पेटेंट करवा लिया। बट बाद में उनको पता लगा कि वो इन्वेंशन ऑलरेडी उसी प्रोडक्ट से यूज़, वो प्रोडक्ट तो इंडिया में मिलता नहीं था, वो प्रोडक्ट तो अमेरिका में मिलता था, तो मैंने झूठ बोला, इस झूठ की वजह से मेरे जो पेटेंट मिला है वो रिवोक हो सकता है। दैट द इन्वेंशन सो फार एज क्लेम्ड इन एनी क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वॉज एंटिसिपेटेड है। जैसी बात करी कि जो कि मैं इन्वेंशन करी है वो पहले ही उसके मतलब कि हिस्ट्री में उसके थोड़े बहुत वो देखे गए हैं कि उसको पहले भी किसी ने इन्वेंट किया है, या उसको देखा गया है कि जो कि पहले भी उसकी मतलब बारे में बात हुई है, तो वो जो उसकी मतलब कि मुझे पेटेंट ग्रांट किया गया है वो रिवोक हो सकता है। सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 बात करती है कि अगर किसी पर्सन ने पेटेंट ले लिया है उसी इन्वेंशन का जो कि एटॉमिक एनर्जी की है, तो वो पेटेंट को तभी रिवोक कर देगी। सेक्शन 66 बात करती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जो किसी ने इन्वेंशन करी है उस पर पेटेंट लिया है वो हार्मफुल है पब्लिक के लिए, स्टेट के लिए, तो इसलिए वो देखती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उस पेटेंट को रिवोक कर सकती है। ये था टॉपिक रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, मतलब कि पेटेंट को रिवोक कब कब किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सरेंडर ऑफ पेटेंट। सरेंडर ऑफ पेटेंट का मतलब होता है पेटेंट को त्यागना। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन चाहेगा कि जो मुझे पेटेंट मिला है कि मैं उसको त्यागना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता है। जैसे कि मुझे पेटेंट मिला है, एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये अगर सरेंडर ऑफ पेटेंट होता है कि पेटेंट को त्यागना कैसे कर सकता है। अगर मुझे पेटेंट मिला है, मैं त्यागना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एप्लीकेशन लिखनी है कंट्रोलर को कि मैं पेटेंट को त्यागना चाहता हूँ।
तो कंट्रोलर क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को पब्लिश कर देगा कि ये पर्सन है, जिस पेटेंट ये किया था, इसने मतलब पेटेंट लिया था इन्वेंशन पे, वो त्यागना चाहता है। और मेरे कंसर्न पर्सन मतलब कि इंटरेस्टेड पर्सन जो इस इन्वेंशन के रिलेटेड इंटरेस्टेड पर्सन होंगे ना, उनको भी बुलाएगा कि ये पर्सन बताएगा कि ये अप्लाई करना चाहता है कि सरेंडर के लिए। तो उनसे बात करके अगर उसको सेटिस्फैक्टरी लगेगा तो मेरे को सरेंडर ऑफ पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा, मतलब कि मेरे जो पेटेंट मुझे मिला होगा उसको सरेंडर कर दिया जाएगा। अगर कंट्रोलर चाहेगा कि मुझे सरेंडर नहीं करना पेटेंट, वो तो नहीं करेगा, अगर करना चाहता है तो कर देगा। एक और पॉइंट लिखा है कि लैप्सिंग ऑफ पेटेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस। कहने का मतलब है कि जैसे हमें पेटेंट ग्रांट होता है तो टाइम टू टाइम हमें उसके रिन्यूअल फीस भी देनी पड़ती है उसको रिन्यू करवाने के लिए। अगर हम उसको रिन्यू नहीं करवाएंगे टाइम टू टाइम, जैसे प्रिस्क्राइब टाइम दिया है कि 6 महीने बाद रिन्यू कराना है या 2 साल के बाद, तो अगर हम रिन्यू नहीं कराएंगे तो वो पेटेंट भी रिवोक हो सकता है, लैप्स हो सकता है। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिवोकेशन ऑफ पेटेंट क्या होता है, कब ये रिवोक होता है, सरेंडर ऑफ पेटेंट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।